हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे जो पिछला वीडियो था, इसमें हमने सारी एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, तो उन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.1। इसलिए पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 का लिया है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन द मैट्रिक्स दिस। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी है वो हमको ए दी हुई है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिए हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है तो आपको नंबर ऑफ रो पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम पता होना चाहिए पर्टिकुलर मैट्रिक्स में। तो चलिए करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर आपको पता करना है तो नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितनी रो हैं। तो रो हम कैसे देखते हैं, इस तरह से। तो देखें, ये हमारी रो 1, रो 2, रो 3। तो कितनी रो हो गई हमारी, 3। और कॉलम देखें, कॉलम इस तरह से देखते हैं। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। खत्म। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4। तो पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, सेकंड में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो वैसे आप देखें काउंट कर लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका ये भी है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता चल जाते हैं इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स ए की बात कर रहे हैं। ए में नंबर ऑफ रो है 3, नंबर ऑफ कॉलम है 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो जो भी हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 12। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता करना है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ये चीज आगे भी आपके काम आएगी, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ये कैसे आप पता करेंगे, नंबर ऑफ रो है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है 4, तो 3 4 जार हो जाएगा 12। तो 12 एलिमेंट रहेंगे और ऐसे भी आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, क्लियर। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में बोला जा रहा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट की पोजीशन अगर आपको पता है तो वो एलिमेंट भी आप पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमको ये A एलिमेंट है, इसकी पोजीशन दी है 1 3 और ये एलिमेंट हमको बताना है। तो A13 हमको बताना है, A21 बताना है, A33 बताना है, A24 बताना है और A23 बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं। तो A13 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम, ये रो को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है इस एलिमेंट की। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रो नंबर 1 है ये, तो इसमें से एलिमेंट होगा। और कॉलम नंबर 3, तो ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो आप देख लो कहाँ आ रहा है, ये रहा हमारा R1, कॉलम नंबर 3 C3, तो ये हो जाएगा 19। इसी तरीके से A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रही सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35, 3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये रहा थर्ड कॉलम, थर्ड रो -5। और A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये रही सेकंड रो हमारी और फोर्थ कॉलम C4, तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। इसके बाद A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। बस इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटी छोटी बेसिक चीजें थी जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखी थी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको यही बोला गया था कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताना था। तो नंबर ऑफ रो हमने देख ली, नंबर ऑफ कॉलम देख लिए,
3/4 इसका ऑर्डर रहेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको मिल जाएंगे इन पर्टिकुलर जो भी मैट्रिक्स है उसमें। इसके बाद A13 पहली रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है ये, और ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से हमने ये सारी चीजें फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कुछ छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर हमको बोला गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, हमको ये बोला गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसमें टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं। तो जैसा कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पर्टिकुलर हमारी जो मैट्रिक्स थी उसमें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑर्डर और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। किस तरीके से कि अगर हमको ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने पूरा नहीं लिखा है ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं कि नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अगर ऑर्डर पता करना है तो इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। लेकिन अगर आपको एलिमेंट्स पता करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप रो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम का, तो आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है। और इसी से रिलेटेड हमको क्वेश्चन बोला गया है कि अगर जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने हैं, टोटल 24। तो इस से टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बन सकते हैं, यानी कितने टाइप के ऑर्डर की मैट्रिक्स यहां पर बन सकती है, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इक्वल टू 24 आना चाहिए बस हमारा। तो अगर एक रो लेते हैं तो हमको कितने कॉलम लेना चाहिए, 24। उसी कंडीशन में हमको 24 मिलेगा। तो एक ऑर्डर तो ये बन गया कि एक रो और 24 कॉलम की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं इतने एलिमेंट से। अगर मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो 2 इंटू कितना करना पड़ेगा, 12। 12 2 जार कितना होता है, 24 होता है कि नहीं होता, होता है। तो 24 एलिमेंट से इस ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं। 3 ले लेते हैं, 3 8 जार 24 होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो 3/8 की भी मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, यानी 3 रो और 8 कॉलम जिसमें रहेंगे। और करके देख लेते हैं, 4 6 जार होता है 24, यानी सीधी सी बात है कि 24 को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 6 24। ठीक है, इसके बाद और 5 पे जा सकते हैं क्या हम, नहीं। ठीक है, तो आगे और ये ब्रेक नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि एक रो 24 कॉलम में हम 24 एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2/12 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3/8 की मैट्रिक्स बना सकते हैं, 4/6 की बना सकते हैं। और इनका ऑर्डर भी चेंज करके बना सकते हैं, जैसे कि 6/4। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि 6/4 भी 24 होगा। इनका पूरा उल्टा कर रहे हैं हम, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। तो 24 एलिमेंट से टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, तो एक ऑर्डर हो गया ये, तो टोटल हमारे पास 8 ऐसे ऑर्डर हैं जिनसे हम मैट्रिक्स बना सकते हैं 24 एलिमेंट्स की। तो हमसे यही पूछा गया था व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा, आप अलग से लिख लीजिएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। ठीक है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे 24 एलिमेंट्स के लिए।
ये आपको लिखना है आंसर में। अब इसके बाद आगे एक लाइन और बोली गई है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स 13 है तब क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो आप 13 को ब्रेक कर लो, वही बात है कि 1 इंटू 13 आप करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा, मतलब एक रो 13 कॉलम। लेकिन 13 को और ज्यादा हम ब्रेक कर नहीं सकते हैं, तो एक इसका ये हो सकता है कि 13 रो और 1 कॉलम, तो 13 ही मिलेगा। तो अगर 13 एलिमेंट्स होते हैं तो दो ही ऑर्डर हमारे बन सकते हैं, 1/13 और 13/1, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि द पॉसिबल ऑर्डर कैन बी 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1, 24/1। इसके बाद अगर एलिमेंट्स 13 होते हैं तब क्या पॉसिबल ऑर्डर रहेंगे, 1/13 और 13/1, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इसमें यहाँ पर चेंज कर दिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं। तो जो हमको मैट्रिक्स गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18। ठीक है, अब 18 को हम कितने टाइप से ब्रेक करके इसके ऑर्डर बना सकते हैं। तो यहां पर मैं सिंपली देखें तो एक रो और 18 कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको 18 ही मिल रहा है। यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी आपका ऑर्डर रहेगा उन ऑर्डर में रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक रो और 18 कॉलम है तो 18 1 जार 18, टोटल एलिमेंट्स इतने ही रहने चाहिए। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हैं 18/1। ठीक है, तो 1 का हो गया, आप 2 से देखते हैं तो 2 9 जार 18 आ रहा है, यानी 2/9 की भी मैट्रिक्स हमारी बन सकती है, यानी 2 रो और 2 रो और 9 कॉलम, या फिर 9 रो 2 कॉलम। तो ये ऑर्डर बन गए। अब 3 की बात करते हैं तो 3/6, 3 6 जार 18 मिल रहा है, तो 3 6 जार 3/6 की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे 18, या फिर 6/3 भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 के बाद 4, तो 4 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पे 18 तो नहीं मिल रहा है, तो बात खत्म। तो ये जो ऑर्डर हैं टोटल पॉसिबल ऑर्डर ये रहेंगे जिनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स में 18 रहेंगे, क्योंकि देखो 18 1 जार 18, यहाँ पर भी 2 9 जार 18, 9 2 जार 18, 3 6 जार 18, 6 3 जार 18। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो रहेंगे वो ये रहेंगे अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 18 होते हैं। आगे हमको बोला गया व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो अगर 5 एलिमेंट होते हैं उस कंडीशन में क्या होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 होते हैं तब मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो 1 इंटू 5 हो सकता है, बाकी 5 को और किसी से तो आप ब्रेक कर नहीं सकते, और 5 इंटू 1, तो ये 2 ऑर्डर रहेंगे अगर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 5। क्लियर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको सिर्फ यही बताना था कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आपको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर में, जब एलिमेंट 18 है और जब एलिमेंट 5 है तब पॉसिबल ऑर्डर ये दोनों रहेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 3, सेम उसी के जैसा है। ठीक है, बस इसके अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चन है, 3 अलग अलग मैट्रिक्स हमको बनानी है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स बनाना है, मतलब इसमें 2 रो रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। 2 रो और नंबर ऑफ कॉलम भी 2। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है वो है हमारी A = Aij। Aij मतलब इस पे डिपेंड करेंगी सारी की सारी चीजें, मतलब एलिमेंट्स जो है वो इसी से हमको मिलेंगे। I मतलब नंबर ऑफ रो, J मतलब नंबर ऑफ कॉलम, whose elements are given by this। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, 2x2 की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स जो है वो हमारी A है, तो सबसे पहले हमने लिखा जो मैट्रिक्स हमारी है वो A = हो जाएगी 2x2 की मैट्रिक्स। आप बना लीजिए सबसे पहले, तो A A A A, तो यहाँ पे देखो 2 रो हो गई हमारी, 2 कॉलम हो गई, 2x2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, इसके बाद इनकी जो पोजीशन है वो हम लिखेंगे। तो देखो ये है रो 1 और ये है कॉलम 1, तो पहली रो पहला कॉलम, फिर यहाँ पर पहली रो और ये है दूसरा कॉलम। ठीक, सेम इसी तरीके से ये है रो नंबर 2, या फिर मैं यहाँ पर आपको रफली बता देती हूँ, बेटर समझ में आएगा। कॉलम 1 कॉलम 2
रो 1 रो 2, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ का जो एलिमेंट रहेगा इसमें ये नंबर 1 की रो है, नंबर 1 का कॉलम है। यहाँ का एलिमेंट नंबर 1 रो, क्योंकि सबसे पहले रो लिखते हैं हम, फिर कॉलम नंबर 2। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखो रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 1, और रो नंबर है यहाँ पर भी 2 और कॉलम नंबर यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में, यही की यही चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब एक साथ हो गया है तो ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। तो ये आया कैसे, ये मैंने आपको रफली यहाँ पर बता दिया है। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप अभी सीख लीजिए, क्योंकि फिर हम आगे जब इसके और आगे क्वेश्चन करेंगे फिर ये चीज़ें नहीं करेंगे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस अभी से अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सो अब हमारा मेन काम क्या है कि A11 फाइंड करना, 12 फाइंड करना, 21 फाइंड करना, 22 फाइंड करना। और ये कैसे फाइंड करेंगे हम, इससे, क्योंकि हमको बोला गया है द एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ठीक। तो सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे, इसके लिए AIJ हमको ये दिया है, तो A11 इसका मतलब क्या है कि I के प्लेस पर भी 1 है, J की प्लेस पर भी 1 है, तो इसमें हम पुटअप करेंगे, सीधी सी बात है। तो I की प्लेस पर 1 प्लस J की प्लेस पर भी 1 और है इस पे होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, मतलब ये आ गया 2। क्लियर। A12, अब 12 का मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 2, तो I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 2, होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9/2, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मैं बना ही देती हूँ, यहीं के यहीं हमारा A11 आया है कितना 2, A12 आया है 9/2, तो 2 और 9/2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A21, तो A21 फाइंड करेंगे। 21 का मतलब I के प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 1, तो 2 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, ठीक। तो ये आ जाएगा 9/2। इसके बाद A22 का मतलब क्या हो जाएगा, A22 का मतलब है I की प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 2, तो यहाँ पर I की प्लेस पर, J की प्लेस पर 2 पुटअप करेंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 4 जार 16/2, और यहाँ 8, तो ये आ गया 8। तो आप देखें ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। नंबर ऑफ रो भी कितनी है 2, कॉलम भी कितने हैं 2, और चारों एलिमेंट भी हमने फाइंड कर लिए इसके थ्रू, क्योंकि हमको बोला गया था कि जो एलिमेंट्स है वो इसी के थ्रू हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बाकी इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो इससे हम फाइंड करेंगे। हमको दिया हुआ है AIJ = I/J, इसी से हम ये सारे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, और वही सेम हमको 2/2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी है इसके तीनों पार्ट में। तो यहाँ पर ये हमने लिख लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इनको फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो A11 फाइंड करते हैं, मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 1 पुटअप कर देते हैं, 1/1, मतलब कि आ गया 1, ठीक है। A12 फाइंड करते हैं, मतलब I के प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 2, मतलब 1/2। इसके बाद A21 फाइंड करते हैं, I की प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 1, मतलब 2/1, मतलब 2। फिर A22 I के प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 2, 1। सो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारी आ जाएगी, यहीं पर मैं लिख देती हूँ, 1 1 कितना आया है 1, 1 2 कितना आया है 1/2, 2 1 आया है 2, और 2 2 आया है 1। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स, ठीक है, 2/2 की, और एलिमेंट्स इससे हम फाइंड करना था हमको, तो हमने ये कर लिए। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसी से हम ये सारे एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो 2/2 की ही मैट्रिक्स फाइंड करनी है इसमें भी। तो सबसे पहले हम अपना पहला एलिमेंट A11 फाइंड करेंगे। A11 मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 1 पुटअप कर देते हैं, 1 + 2J, 2 × 1 2,
होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9 बाय 2। ठीक है, तो A11 आ गया। अब A12 फाइंड करेंगे। आई के प्लेस पर 1, जे की प्लेस पर 2, तो आई के प्लेस पर 1 प्लस जे की प्लेस पर 2, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 2 2 जार 4 बाय 2 और होल स्क्वायर है यहाँ पर 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 5 5 जार 25 बाय 2। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट आ गए। अब A21 फाइंड करेंगे, तो A21 फाइंड कर रहे हैं। आई के प्लेस पर 2, जे की प्लेस पर 1, तो यहाँ पर आई के प्लेस पर 2 प्लस जे की प्लेस पर 1, तो 2 1 जार 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 4 जार 16 बाय 2, यानी 2 8 जार 16, 8 आ गया। दूसरा एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट है A22, मतलब आई की प्लेस पर भी 2, जे की प्लेस पर भी 2, तो 2 + 2 जे की प्लेस पर 2, 2 2 जार 4 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 6 6 जार 36 बाय 2, सो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, मतलब 18। तो ये चारों एलिमेंट आ गए हमारे, बस यहाँ पुटअप कर देंगे। तो जो हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 9 बाय 2, 25 बाय 2, 8 और 18। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें हमको 3 अलग अलग पार्ट दिए थे, तीनों में हमको 2 बाय 2 की मैट्रिक्स फाइंड करनी थी, तो हमने कर दी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हमको वही क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। हमको बोला गया कंस्ट्रक्टर 3/4 मैट्रिक्स। 3/4 मैट्रिक्स यानी कि नंबर ऑफ रो रहेंगी 3, नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे 4, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो इसमें फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट ए जो है वो हमारी मैट्रिक्स है। अब 3/4 की मैट्रिक्स है, 3/4 की मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया कि 3 इसमें रो रहेंगी। ठीक है, 3 रो रहेंगी और कॉलम कितने रहेंगे 4। तो पहला कॉलम बना लिया, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम। समझ में आ गई बात। 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है तो रो कितनी हो गई 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4। क्लियर। ठीक है, अब यहां पर ये हमारी पहली रो है तो सभी जगह 1 1 1 आ जाएगा। सबसे पहले रो को लिखते हैं, फिर कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा कॉलम है। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी रो है, ये सेकंड रो है। सबसे पहले हमने रो लिख दी सभी जगह। ये कौन सी रो है, ये थर्ड रो है। और कॉलम ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और ये रहा फोर्थ कॉलम। क्लियर। ठीक, समझ में आ गई बात। बस अब हमको पोजीशन मिल गई सारे के सारे एलिमेंट की। इन पोजीशन के थ्रू इसमें वैल्यू रख के हम सारे के सारे एलिमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे यहां पर। तो A11 इसका मतलब I भी 1 है, J भी 1 है। इसमें पुटअप करेंगे 1/2 मॉडुलस 3 × 1 3 प्लस J की प्लेस पर भी 1। ये अब -3 + 1 -2 मॉडुलस के बाहर आके आ जाएगा 2/2, मतलब कि आ गया 1। तो A11 पहला एलिमेंट आ गया। अब फाइंड करेंगे A12। तो पहली रो सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा बाद में। अभी A12 फाइंड कर रहे हैं, मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 2। तो 1/2 ये हमने लगाया मॉडुलस 3 × 1 -3 और J की प्लेस पर 2। 3 में से 2 माइनस होगा -1 मॉडुलस से बाहर आके 1। ठीक, अब फाइंड करेंगे A13। 13 का मतलब I के प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 3। तो यहां पर पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, I की प्लेस पर 1, 3 1 जार 3 -3, J की प्लेस पर 3 और ये दोनों
तो कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 0। अब फाइंड करेंगे A14, मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 4, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 + 4, तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 1, बाहर आके ये हो जाएगा 1/2। तो पहली रो के एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए, A11, A12, A13, A14, सभी के सभी हम वहां पर लिख देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम करेंगे सेकंड रो के एलिमेंट फाइंड। तो किस तरीके से करे हैं मैंने, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, तो पहली रो हो गई। अब हम सेकंड रो पे चलते हैं। A21, 22, 23, 24। सबसे पहले 21 फाइंड करते हैं, तो मतलब I के प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 1, तो 1/2 I की प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं 2, तो 3 2 जार 6 प्लस J की प्लेस पर 1। ठीक, तो 6 में से 1 माइनस होगा, बचेगा 5, बाहर आके प्लस का हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर आते हैं A22, कहने का मतलब I की प्लेस पर भी 2, J की प्लेस पर भी 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 3 2 जार -6 प्लस J की प्लेस पर 2, 6 में से 2 माइनस हुआ तो बचेगा -4, मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 4/2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद 2 3, I की प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 3, तो 3 2 जार -6, क्योंकि I की प्लेस पर 2 पुटअप कर रहे हैं ना, तो 3 2 जार 6, J की प्लेस पर 3, 6 -3 -3 बाहर आके मॉडुलस से +/2। A24, I की प्लेस पर 2, J की प्लेस पर 4, तो 2 यानी 3 2 जार 6 माइनस का, प्लस J की प्लेस पर 4, 6 में से 4 माइनस होगा -2, मॉडुलस से बाहर आके प्लस का 2/2, मतलब कि 1। तो जो सेकंड रो है उसके एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए, 21, 22, 23, 24, ये सारे हम वहां लिख देंगे। बाकी आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, अब हम करेंगे थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड। क्या क्या है, 31, 32, 33, 34। 31 का मतलब I 3 है, J 1 है, पुटअप करते हैं तो 1/2 एज इट इज। I के प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे, 3 3 जार -9 प्लस J की प्लेस पर 1, 9 - 1 8, माइनस का 8, बाहर आके प्लस का 8/2, यह आ जाएगा 4। ठीक है, 3 1 हो गया। अब 3 2, तो I 3 J 2, तो वही 3 3 जार -9 + 2, 9 - 2 7, बाहर आके प्लस का 7/2। ठीक है, 3 2 हो गया। 3 3, I की प्लेस पर भी 3, J की प्लेस पर भी 3, तो पुटअप कर देते हैं 1/2, 3 3 जार -9 प्लस 3, 9 - 3 -6, बाहर आके प्लस का 6/2, 2 3 जार 6। ठीक है, 3 4, मतलब I की प्लेस पर भी 3 और I की प्लेस पर 3 और J की प्लेस पर 4, तो 1/2, 3 3 जार -9 + 4, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। तो जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट भी हमने फाइंड कर लिए, लिख देंगे यहाँ पर। तो लीजिए, ये हमने बना ली हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। बस अगर आपके पास AIJ गिवन है तो इससे आप पोजीशन के थ्रू, एलिमेंट्स की पोजीशन के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बाकी इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें हमको ये दिया हुआ है, इसी के थ्रू हम सारे के सारे जो एलिमेंट हैं उनको फाइंड करेंगे उनके पोजीशन के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारी पहली रो है A11, 12, 13, 14, इन सभी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही 3/4 की मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो 4 कॉलम, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए तो A11 फाइंड कर रहे हैं, I की प्लेस पर भी 1, J की प्लेस पर भी 1, पुटअप कर देते हैं तो 2 × 1, 2 1 जार 2, माइनस J की प्लेस पर भी 1, 2 - 1 1। ठीक है,
सेकेंड एलिमेंट A 1 2, तो I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 2, 2 1s are 2 माइनस 2 0। फिर A 1 3, इसका मतलब I की प्लेस पर 1, 2 1s are 2 माइनस J की प्लेस पर 3, ये आ जाएगा -1। फिर हम फाइंड करेंगे A 1 4, मतलब I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पर 4, तो 2 1s are 2 माइनस 4, तो ये आ जाएगा -2। पहली रो के एलिमेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। ये आ गया है 1, ये आ गया है 0, ये आ गया है -1 और ये आ गया है -2। ठीक है, अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो क्या है हमारी, A21 22 23 24। देख लेते हैं, अगर यहाँ पर बनेगा तो यहीं पर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले A21 का मतलब क्या हुआ, I2J1, तो I2 है तो 2 2s are 4 माइनस J कितना है 1, 4 माइनस 1 3। इसके बाद A22 का मतलब I के प्लेस पर भी 2, J की प्लेस पर भी 2, तो 2I यानी 2 2s are 4 माइनस J की प्लेस पर 2, 4 माइनस 2 2। ठीक है, बस यहाँ पर I और J की वैल्यू रखनी है, तो I भी 2 है, J भी 2 है। अब A23 का मतलब I2J3, I2 तो 2 2s are 4, J कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद A24 यहीं फाइंड कर लेते हैं। 24 का मतलब क्या हुआ, I2J4, तो 2 2s are 4 माइनस 4 0, तो सेकंड रो के एलिमेंट भी आ गए, लिख देते हैं हम वहां पर 3 2 0 सॉरी 1 0। ठीक है, अब थर्ड रो के एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ये हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये हमारी सेकंड रो के एलिमेंट है। ठीक है, A31 I3J1, I की प्लेस पर 3, 2 3s are 6 माइनस J कितना है 1, तो ये आ गया 5। ठीक है, अब I है 3, तो 2 3s are 6 माइनस J कितना है 2, तो 6 माइनस 2 4। ठीक, I भी 3, J भी 3, तो 2 3s are 6 माइनस 3 3, I3 2 3s are 6 माइनस 4 2, तो ये आ गया हमारे 5 4 3 2। तो लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसमें भी हमको 3/4 की मैट्रिक्स बनानी थी, बना दी। देखो, रो नंबर 1 2 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, दैट्स इट, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस हमको दी हुई हैं, अभी मैंने 2 ही लिखी हुई हैं। तो इन इक्वेशन से हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया गया है, बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल। एक मैट्रिक्स हमारी ये है, एक मैट्रिक्स हमारी ये है, 2 मैट्रिक्स के बीच में इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर x इक्वल टू वाई हमको दिया होता तो हम क्लियर समझ जाते हैं कि हाँ भाई x और y दोनों इक्वल हैं। इस तरीके से यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दी हुई है, बीच में इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और जब 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं मतलब क्या होता है कि इनका ऑर्डर तो सेम दिख ही रहा है, इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमको वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x कहाँ दिख रहा है आपको, ये x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहाँ पर मिलेगा आपको, दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसमें। तो x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये। तो यहाँ से क्लियर हमको दिख रहा है कि x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो सीधी सी बात है, मिल गया हमको। अब हम y देख लेते हैं, y भी हमको फाइंड करना था। हम y देखते हैं, यहाँ तो y नहीं है बट y यहाँ पर है। y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर क्या है 4, मिल गया। z देख लेते हैं, यहाँ पर z ये है, z किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। तो जो पहला क्वेश्चन था ये तो बहुत ही आसान सा था, खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पे। ठीक है, तो सेकंड के लिए हम ये पूरी जगह यूज करेंगे। तो अब देखें, सेकंड में हमको फाइंड करना है x, y, z की वैल्यू। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर x भी है, y भी है, तो x प्लस y ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा 6 के। तो हम लिख लेते हैं कि
एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो गया 6। लेकिन यहाँ से हमको वैल्यू तो मिल नहीं रही है डायरेक्ट, यानी ये तो आप देखें तो एक्स और वाई की एक इक्वेशन है। अब एक्स और वाई में एक और इक्वेशन हमको देखनी पड़ेगी, तो एक्स और वाई में ये हमको दिख रहा है, तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 8, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू 8। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जेड की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, तो जेड की वैल्यू देख लें जरा, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। ठीक है, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 5 प्लस का 5 उस तरफ जाके माइनस का 5, तो z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 0। z की वैल्यू तो आसानी के साथ फाइंड कर ली, लेकिन x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको यहाँ कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, यानी दो इक्वेशन है x y में, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं, x या y के फॉर्म में एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं x इक्वल टू 6 माइनस वाई, प्लस का y इस तरफ जाके माइनस का y। ठीक है, अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप कर देते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 8, तो यहां पर ये वैल्यू पुटअप कर देंगे x की प्लेस पर 6 माइनस वाई और y इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बन गई है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में, मतलब यहाँ से y की आपको दो वैल्यू मिलेंगी। तो आप चाहें तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब हमको जरूरत लगेगी जगह की, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, या फिर यहीं कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने इक्वेशन लिख ली, x प्लस वाई इक्वल टू 6 वहां से, और एक्स वाई इक्वल टू 8 सेकेंड इक्वेशन मिल गई x और y के फॉर्म में। z की वैल्यू तो सीधी सीधी हमको मिल ही गई, कोई दिक्कत नहीं रही। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करी y के फॉर्म में, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। इसके बाद हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, 4 2 8 और 4 और 2 6 भी होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं -2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर तो आप कर ही सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा y माइनस 2 y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y आ जाएगा 2 और y आ जाएगा यहाँ से 4, दो वैल्यू मिल गई। अब जब y की दो वैल्यू तो x की भी दो वैल्यू मिलेंगी, तो x की यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हम लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई की प्लेस पर 2 रखा, तो x कितना मिल गया 4, और अगर y की प्लेस पर 4 रखते हैं तो x मिल गया 2। तो y की दो वैल्यू है, इसलिए x की भी दो वैल्यू है, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ज्यादा ही हौच पौच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो इसके दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू y पे 4 मिल रही है हमको, तो x 4 y 2 और z तो हमारा 0 ही है, या फिर अगर y 4 है तो x कितना है 2, और x 2 पे y 4 है और z तो हमारा 0 ही है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये दो आंसर रहेंगे आपके, x अगर 4 है तो y 2 है, और x अगर 2 है तो y 4 है। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो x और y सीधी सीधी वैल्यू नहीं मिल रही थी, x प्लस वाई इक्वल टू 6 मिल रहा था, तो हमने देखा कि x और y के फॉर्म में एक और इक्वेशन देख लेते हैं, तो x y यहाँ पर मिल रहे थे, तो x y इक्वल टू 8 रहेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये दो इक्वेशन मिल गई।
इन दोनों को हमको सॉल्व करना था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया कि x की वैल्यू y के फॉर्म में फाइंड करी, इसको हमने इक्वेशन सेकंड में पुटअप करा, जिससे हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की 2 वैल्यू मिल गई। अब इन y की 2 वैल्यू पे x की भी 2 वैल्यू मिल गई, बस बात खत्म। x4 y2 x2 y4 और z तो 0 आसानी से मिल गया, 5 + z = 5, जिससे हमको z 0 मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड हो गया है, और अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने में आपको दिख रहा होगा शायद, लेकिन देखें आप, ये है x + y + z, ये x + z और ये y + z, यानी कि आप देखें रो तो आपकी 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। यहाँ पर भी आप देखें रो कितनी है 1 2 3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है, तो ये दोनों आपकी कॉलम मैट्रिक्स हैं। लेकिन क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा x + y + z = क्या हो जाएगा 9, x + z = हो जाएगा 5 और y + z = हो जाएगा 7। तो ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, इन तीनों को हमको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है इनको सॉल्व करना, आप क्लियरली देख पा रहे हैं y + z = क्या है 7, ठीक है, और यहाँ पर y + z दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट में आप y + z की वैल्यू अगर रख देते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन है हमारी x + y + z = 9, बट थर्ड को देखें तो y + z कितना है 7, तो x + y + z को आप अलग कर लो = 9, तो y + z की जगह पे हम 7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x + 7 = 9, तो x = प्लस का 7 उस तरफ जाके माइनस का 7, 9 - 7 2, तो x कितना आ गया 2। क्लियर? ठीक, अब कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए, यहां पर x की वैल्यू रख देंगे तो z मिल जाएगा आपको, तो रख देते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन उठा लो आप, क्या है x + z = 5, x + z = 5, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 + z = 5, z = 5 - 2, तो z = 3, z की वैल्यू आ गई 3 में रख दो फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या है y + z = 7, y + z = 7, z कितना है 3, तो y + 3 = 7, y = 7 - 3, यानी y = 4। ठीक है, तो थर्ड तो बहुत ही आसान सा था, सेकंड बस ट्रिकी था, उसमें 2 इक्वेशन आ गई थी, उनको सॉल्व करना था, फिर उसके बाद उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई, तो y की 2 वैल्यू है इसलिए x की भी 2 वैल्यू, बाकी ये तो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, तो बस यहाँ पर यही था कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, इसमें थर्ड वाली जो वैल्यू थर्ड इक्वेशन से y + z की वैल्यू हमने रख दी, जिससे x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू सेकंड में रख दी, z मिल गया, z की वैल्यू थर्ड में रख दी, जिससे हमको y मिल गया। ठीक, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान सा है, जो इक्वेशंस आपने सॉल्व करी हैं क्लास 10th में, बस वही आपको यहाँ पर करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दैट्स इट, इससे आपको इक्वेशन मिल जाएगी और इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है a - b। a - b किसके इक्वल होगा? -1 के। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ a - b, a और b में हमने इक्वेशन हमको मिल गई, तो a और b में दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, तो 2a - b किसके इक्वल होगा? 0 के। तो इन दोनों इक्वेशन से a और b मिल जाएगा। अब c और d की बात करते हैं, तो ये रहा हमारा c और d, और a और c में एक ये भी है हमारे पास, तो अभी तो हम c और d ही देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2a + c, 2a + c किसके इक्वल होगा? 5 के, और 3c
प्लस डी किसके इक्वल होगा 13 के। तो ये 4 इक्वेशन हमको मिल गई। बस इन चारों को सॉल्व करना है और ए बी सी और डी की वैल्यू हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ए और बी में ये इक्वेशन भी है, ये इक्वेशन भी है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें सी कॉमन है बट इसमें ए है, इसमें डी है, बट इन दोनों को देखें तो दोनों में ए और बी है, ए और बी में इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखें इन दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो सेम नहीं है, बट इन दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है। साइन अलग अलग करने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू है -1 और ये है 2a माइनस बी इक्वल टू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। -2a प्लस का a माइनस का a इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लो तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई 1। a की वैल्यू मिल गई, दोनों में से कहीं पर भी a की वैल्यू रख दो, b मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट a माइनस बी इक्वल टू कितना है -1। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दो तो ये आ गया 1 माइनस बी इक्वल टू -1, ये 1 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो माइनस बी इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू 2। तो आपको दो वैल्यू मिल गई a और b की। अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में अगर हम a की वैल्यू रख देते हैं तो हमको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो ये था आपका क्वेश्चन इतना, यहाँ से हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये किया हमने, ये किया, अब यहाँ से कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2a प्लस सी इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन है हमारी ये। ठीक है, इसमें हम a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। a कितना है हमारा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 1s are 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, तो c आ गया 3। ठीक है, c आ गया। अब 4 इक्वेशन में c की वैल्यू रख देंगे तो d मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या है देख लीजिए ज़रा, 3c प्लस d इक्वल टू 13। तो c कितना आया 3, तो डायरेक्ट 3 रख देंगे तो 3 3 सर कितना हो जाएगा 9 प्लस d इक्वल टू 13, d इक्वल टू 13 माइनस 9, तो d आ जाएगा हमारा 4। तो लीजिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4, खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा खत्म हो गया है, सॉल्व कर लिया है हमने इसको। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ जल्दी से। हमने यहाँ पर देखा कि a माइनस बी इक्वल टू कितना है -1, पहली इक्वेशन मिल गई। फिर a और b में दूसरी यहाँ से मिल रही थी, तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। 2a प्लस सी इक्वल टू 5, थर्ड इक्वेशन, और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन मिल गई। सबसे पहले a और b में ये दोनों इक्वेशन थी, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमको a की वैल्यू मिल गई। a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो b की वैल्यू मिल गई। अब बड़ा ही आसान हो गया हमारा। थर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू रखने से c की वैल्यू मिल गई, और फोर्थ इक्वेशन में c की वैल्यू रखने से d की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी किस कंडीशन में, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमको यही बोला गया है कि A जो है एक मैट्रिक्स है, m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आंसर रहेगा हमारा C। ठीक है, ना ही m लेस देन n, ना ही m ग्रेटर देन n, नन ऑफ दीज, ये भी नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होते हैं तो वो रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। हमको ये दोनों मैट्रिक्स दी हुई हैं और हमको ये बोला गया है कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं किस कंडीशन में होती हैं कि सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो आप देख लें 1 2 2 रो हैं, इसमें भी 2 रो हैं। कॉलम देख लो 1 2 1 2, तो रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। लेकिन यहाँ पर बोला गया एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। अगर ये दोनों इक्वल होनी चाहिए मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन हमको ये दिए हुए हैं तो देखेंगे बाद में। सबसे पहले देखें 3x + 7 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0, तो यहाँ से हमने लिया 3x + 7 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 7 उस तरफ जाके माइनस का 7 और 3 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई -7/3। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। 5 किसके इक्वल होगा, y - 2 के, तो यहाँ से हो जाएगा y - 2 = 5। तो y = हो जाएगा माइनस का 2 उस तरफ जाके प्लस का 5 + 2 7 हो जाएगा। तो x और y की ये वैल्यू आ गई। इसके बाद यहाँ से भी y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा y + 1 = कितना 8, तो y = 7। तो देखें y की वैल्यू तो सेम आई है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अगले पे 2 - 3x, 2 - 3x = कितना 4, तो ये हो जाएगा -3x = 4 - 2 मतलब कि 2/3 माइनस का x की वैल्यू। तो अब आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स उसी कंडीशन में इक्वल होंगी जब हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हमको मिले। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करी तो आपको मिल रहा है -7/3, और जब यहाँ से ये वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं तो यहाँ से भी तो x की वैल्यू हमको वही मिलनी चाहिए। ठीक है ना भाई, मैट्रिक्स आपकी इक्वल है किस कंडीशन में इक्वल होगी, जब हमको वैल्यू सेम मिले। तो यहाँ पर आप देखें y तो आपको यहाँ से भी 7 मिला और यहाँ से भी 7 मिला, लेकिन x की बात करें तो 3x + 7 = 0 से x हमको -7/3 मिला और 2 - 3x = 4 से हमको x मिल रहा है -2/3। कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बस इसमें ये रहेगा आपका आंसर बी करेक्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ से आप कुछ भी आंसर दे दे, जैसे कि यहाँ पे आ गया y 7 और x -2/3, तो ऐसा नहीं करना है ना, क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उस कंडीशन में इक्वल रहेंगी जब x की वैल्यू भी हमको यहाँ से सेम मिले और y की वैल्यू भी सेम ही मिलनी चाहिए। ठीक, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा। इसमें आपके जो आप क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम में आएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि 3/3 की अगर मैट्रिक्स है विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, यानी कि पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो सकती हैं किस कंडीशन में, जब आप 3/3 की मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें हर एक एलिमेंट या तो 0 रहे या फिर 1 रहे, यानी 0 और 1 में से ही कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझे, जैसे मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है A, ठीक है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। कहने का क्या मतलब हुआ कि 3 रो रहेंगी और 3 इसमें कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने A लिखा हुआ है। ठीक, ये है आपकी 3/3 की मैट्रिक्स, यानी 3 3s are 9। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे आपके 9। ठीक है, 3 3 3, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 9। अब हर एक पोजीशन के लिए 2 ही एलिमेंट है, या तो आप 0 पुटअप कर सकते हैं या फिर 1। यहां पर भी या तो 0 पुटअप कर सकते हैं या 1, यानी हर एक प्लेस, कितनी प्लेस है यहां पर, एक प्लेस के लिए ऑप्शन कितने हैं 2। समझ में आ रही बात। तो टोटल प्लेस कितने हैं 9 और हमारे पास ऑप्शन कितने हैं उन प्लेस को फिल करने के 2। तो हमको बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3
तो सीधी सी बात है, कितने नंबर के ऑप्शन है हमारे पास? 2 नंबर हैं जो कि हमारे पास ऑप्शन है हर एक प्लेस के लिए, और टोटल प्लेस कितने हैं? खाली 9। तो 2 की डिग्री 9 आप फाइंड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा आपका डी ऑप्शन 5, 12। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जांपल से और मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स है, अगर ये 2/3 की, देखो इसका करेक्ट ऑप्शन तो डी है, थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब अगर मान लीजिए यहां पर ये मैट्रिक्स आपको 2/3 की मैट्रिक्स होती, ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, क्वेश्चन से अलग हटके बता रही हूं मैं कि मान लीजिए 2 रो है, 3 कॉलम है, तो ये है 2/3 की मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0, 1, अगर हमको ऑप्शन दिया जाता कि हर एक प्लेस के लिए जो खाली प्लेस कितने हैं, यहाँ पर 2 3 are 6, खाली प्लेस 6 हैं, ठीक है, और ऑप्शन हमको दे दिए जाते हैं कि 0 और 1 और 2 और 3, तो कितनी चीजें हैं आपके पास? 1 2 3 4, यानी 6 प्लेस के लिए आपको कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 ऐसे नंबर हैं जिनको आप 6 प्लेस पर फिल कर सकते हैं, लेकिन उन चारों में से कोई एक। समझ में आ गई बात? यहां पर क्या था कि हमको 0 दिया था और 1 दिया था, मतलब सिर्फ 2 ही नंबर आपको फिल करना है हर एक प्लेस में, लेकिन प्लेस कितने थे? 3/3 की मैट्रिक्स थी, 3 3 are 9। यहां पर हमारे पास कितने नंबर हैं? 0 1 2 3, यानी 4 नंबर हमको फिल करने हैं, चारों में से कोई एक नंबर। और हमारे पास प्लेस कितने हैं? 2/3 की मैट्रिक्स है, 2 3 are 6। तो इससे जो आंसर मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। तो 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसमें 0 1 2 नंबर हैं, दोनों नंबर में से एक नंबर फिल करना है, लेकिन कितने प्लेस के लिए? 3/3 मैट्रिक्स, 3 3 are 9, तो 2 की डिग्री 9 5 12। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसमें थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो ये चीज़ें आपको हटा देनी है, और ये ए नहीं लिखना है, ये तो आपके खाली प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपकी जो मैट्रिक्स है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आज की जो एक्सरसाइज 3.1 है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।